गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में इकाई 11 एक यात्रा यह भी का अध्ययन करेंगे, जिसका साहित्य प्रकार है कहानी, जिसके लेखक है श्री रामदरस मिश्र। जन्म सन 1924। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास हैं जल टूटता हुआ, पानी के प्राय। आपकी कविताओं के संग्रह हैं बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। अब हम पढ़ते हैं पाठ की ओर। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुँचा दिया। मैंने पूछा, कितने पैसे दे दूँ? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। अब यहाँ पर हमारे लेखक कहते हैं कि वे यात्रा भीरू है। यात्रा भीरू यानी यात्रा से जिसे डर लगता है वह। इसलिए वे कहते हैं कि यात्रा पर निकलते समय हमेशा उनके मन में डर बना रहता है कि पता नहीं यात्रा में कैसे कैसे लोग मिलेंगे। और जो ऑटो वाले हैं वह भी अंट शंट किराया मांगते हैं। नया शहर, नए लोग, ये सारी चिंता लेखक को बनी रहती है। और इस बार उन्हें ग्वालियर जाना था डॉक्टर से मिलने के लिए। साथ में पत्नी थी, इसलिए थोड़ी आश्वस्ति थी। उसके बाद वे कहते हैं कि स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले उनके पीछे पड़ गए, जो कि हम देखते हैं हमारे साथ भी होता ही है कि रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, आप जैसे ही अपने वाहन से उतरेंगे आपको ऑटो वाले पीछे पड़ जाते हैं कि आपको कहाँ जाना है, हमारा ऑटो कर लीजिए, इतना किराया दे दीजिए। इसी तरह यहाँ लेखक के साथ हुआ। तभी एक नवयुवक ऑटो वाला उनके साथ चल पड़ा। वह उनके पीछे पीछे आ रहा था। लेखक उससे ध्यान नहीं दे रहे थे। इतने में उसने आवाज़ दी और ये कहा कि आप कहीं तो जाएंगे ही और कोई ऑटो तो करेंगे ही, तो फिर मेरा ही ऑटो क्यों नहीं। उसकी आवाज़ में ये जिद थी जो एक आकर्षण देती हुई थी, जिससे लेखक स्वीकृति देते हैं। वे प्रेम भरी बातें करते हैं और उसे डॉक्टर के वहाँ पहुँचा देते हैं। उसके द्वारा बताए गए पैसे देकर डॉक्टर के घर जाते हैं लेखक। तभी उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर ने क्लिनिक का स्थान बदल दिया है। वहां से आते ही वे देखते हैं कि ऑटो वाला बाहर ही उनका इंतजार कर रहा था और फिर वे उसे वहां से नए पते पर ले जाते हैं। और वहां पहुंचकर फिर लेखक कहते हैं कि अब तो किराया बता दीजिए, अब कितना हुआ। तो भी वह कहते हैं कि अतिरिक्त तो हुआ ही है। फिर उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे?
मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊं? यानी यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूंगा। वैसे यहाँ कब तक हैं? कल शताब्दी से लौटेंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब आऊं? तब लेखक कहते हैं, भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन। मोहन अच्छा नाम है। अब यहाँ लेखक देखते हैं कि हॉस्पिटल क्लिनिक से निकलने के बाद भी वहीं पर मोहन खड़ा रहता है। उस ऑटो वाले का नाम मोहन है, जो यहाँ बताया गया है संवाद में। और लेखक कह रहे हैं कि उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा है, क्योंकि वह उन्हें आगे के समय के लिए भी पूछ रहा है। वह उनका क्लिनिक के बाहर छोड़कर चला नहीं गया, उन्हें होटल के कमरे तक भी ले गया और वहां से भी दोबारा कब लेने आऊं की बात करता है। इसके साथ ही वह यह भी कहता है कि आप हमें जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा और मैं आपको शहर घुमाने ले जाऊंगा। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं ही बोलने लगा। आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की। भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि। और फिर एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई, बदहवास सी, घिघियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खूसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। अब यहाँ देखिए, जो मोहन कहता है लेखक को कि आपको जब अगले दिन घूमने जाना हो मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन घूमने फिरने का कार्य शुरू हुआ और एक के बाद एक मोहन ने उनको सभी स्थान दिखा दिए। उसने लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहकर संबोधित हुआ। घूमने का कार्यक्रम पूरा हुआ। वे होटल आते हैं और होटल के कमरे में चाय पानी के लिए वे मोहन को भी बुलाते हैं। बातचीत में पता चलता है कि मोहन मूलतः ग्वालियर का नहीं बल्कि आगरा का है और उसे किसी कारणवश ग्वालियर आना पड़ गया। लेखक को ऐसा लगता है कि शायद इसके साथ कुछ अवांछित घटना घटी है, इसलिए वे उससे बात नहीं करते हैं, पर किंतु वह खुद ही कह देता है अपने साथ घटित हुई वह घटना। साथ में वह यह भी बताता है कि वह एक पढ़ा लिखा युवक है और वह ये कहता है कि जब वह अपनी नौकरी की तलाश में भटक रहा था तब उसके साथ एक घटना हुई जिससे उसका जीवन बदल गया। वह बताते हुए वह कहता है कि उसे एक परिचित सी लड़की मिल गई जो उस समय बदहवास थी, यानी बिल्कुल बेहाल थी, जो बिल्कुल तकलीफ में थी। उसको देख करके यहाँ पर वह कहता है कि क्या हुआ? तभी वह कहती है मोहन से कि मोहन मुझे बचा लो। वह कहता है ऐसा क्या हुआ, तुम बताओ। तब वह कहती है कि उसके पिताजी उसे एक अधेड़ के यानी उसकी उम्र से बड़े व्यक्ति के साथ बेच रहे हैं। वह कहती है कि मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, लेकिन किसी खूसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। अधेड़ के लिए कहा गया है उम्र का प्रौढ़। ठीक है, अब इसके आगे हमें देखना है कि फिर क्या हुआ। मोहन ने किस तरह से अपनी बात पूरी बताई लेखक को और उनकी पत्नी को। आगे मोहन कहता है, मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, क्या करूं? कर भी क्या सकता हूं? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए।
वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिर हिलाया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही। बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। अब यहाँ पर मोहन अपनी बात बताते हुए कहता है कि उसे जो लड़की मिली थी, जो उसे कहती है कि उसे आधी उम्र के प्रौढ़ व्यक्ति के साथ बेचा जा रहा है, तो वह अपने बचाव के लिए मोहन के पास आती है। मोहन वहां से उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। थानेदार को वह सारी बात बताता है और थानेदार कहता है कि एफआईआर दर्ज कर दूं इसको, पर उससे इसकी चिंता नहीं मुक्त होगी। चिंता है इस समय लड़की की। और तभी वह कहते हैं मोहन से कि तुम इस लड़की से शादी कर लो, शादी हो जाएगी, अर्थात उसके माँ बाप उसे उस लड़की को किसी और के हाथ बेच नहीं सकते। इससे उसकी जिंदगी बच जाएगी। मोहन सोचता भी है कि उसके मन में घबराहट भी होती है, पर उसे यही सही लगता है कि इस समय इस लड़की को संकट से बचाना सही है। उसके लिए चिंता का विषय यही था कि उसकी भाभी ने अपनी बहन से मोहन की शादी की इच्छा रखी थी और वे उस बात को तय भी कर चुकी थी। फिर भी यहाँ वह यही सोचता है कि भाभी जी की जो बहन है वह किसी संकट में नहीं है, उसे तो कोई भी अच्छा आदमी मिल ही जाएगा। तकलीफ की बात अभी इस समय इस लड़की की है, इस लड़की पर संकट है, इसलिए इससे विवाह करना सही भी है और मानवीय भी। लेकिन लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप भी मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिनों के बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा। लगता है कथा सुन रहा हूँ। यहाँ आगे कहते हैं कि मोहन ने उस लड़की से के लिए समस्या अपने थानेदार को बताते हुए कहा कि वह उसे एकदम से घर नहीं ले जा सकता, न तो भाई भाभी मानेंगे और तो और लड़की के माँ बाप भी केस कर सकते हैं। इसलिए थानेदार राय देता है कि उसे वह नारी निकेतन में रखवा देगा और फिर उसके बाद सब ठीक होकर वह उससे शादी करवा देगा। तब यहाँ लेख कहते हैं कि लेखक को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि यह एक वास्तविक घटना है। उन्हें लग रहा है जैसे वे कोई कहानी सुना रहे हैं। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। तो जब 15 दिन के बाद थानेदार ने मोहन की उस लड़की से शादी करवा दी, इस बात पर लेखक को आश्चर्य हुआ। उसमें लेखक को मोहन कहते हैं कि आपको आश्चर्य हो रहा है, लेकिन ये थानेदार मात्र थानेदार नहीं है, ये कवि भी हैं और इनकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। इसलिए उन्होंने उस समय उस लड़की के संकट को समझा। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि हाँ, हर जगह कोई ना कोई मसीहा मिल ही जाता है। हाँ, अब बताओ आगे क्या? तब वह कहता है कि शादी होने के बाद मेरे भाई भाभी मुझसे नाराज हो गए और उन्होंने हमें घर से निकाल दिया।
एक तो मैंने उसकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। अब यहाँ पर वह कहता है कि संकट तो था ही, उसके बाद भाई भाभी ने घर से भी निकाल दिया और उनकी साली से शादी नहीं की, तथा जिस लड़की से की वह भी दूसरी जाति की थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए, ऐसा कहते हुए लेखक उससे आश्चर्य के साथ पूछते हैं। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निर्वाह होना कठिन था। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। यहाँ उसने बात की कि वे आगरा में उनका निर्वाह कठिन था क्योंकि वहाँ उनके सब जाने पहचाने लोग थे, जो उनके इस विवाह को लेकर उन्हें रोज ताना दे सकते थे। इसलिए उन्होंने ग्वालियर आने का निश्चय किया, जो भले ही अनजान शहर हो, लेकिन उस जाने पहचाने परायेपन से तो अच्छा है। हाँ सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। आगे वह कहता है, जो कि हमने देखा था कि मोहन बीए पास है, पर वह कहता है कि यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं है, इसलिए फिर मैंने भी ऑटो का दामन थाम लिया और इसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बात बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी ही दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। अब यहाँ जब मोहन ने अपनी सारी बात बताई, तब लेखक कहते हैं कि हाँ, तुमने तो बहुत ही बड़ा काम किया, तुम तो बहुत ही बड़े हो। बड़े बड़े लोगों को हम नारी हित में लेक्चर देते सुनते हैं, कविताएं लिखते देखते हैं, पर वे कभी उसे अपने व्यवहार में नहीं ला पाते। तुमने तो बड़े ही सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और उसे अपने जीवन में सम्मानपूर्वक स्थान भी दिया है। इस पर वह कहता है कि मैंने तो एक ही बार उसका उद्धार किया, परंतु वह तो मुझे प्रायः ही संकटों से उबारती रहती है। यानी यहाँ मोहन का विनम्र स्वभाव भी पता चलता है कि उसने एक लड़की पर इतना बड़ा एक तरह से दया करी है, तो भी वो उसके मन में घमंड नहीं है और वह यह कहता है कि नहीं, वह भी उसका बराबर साथ दे रही है। फिर गाड़ी का समय हो जाता है और मोहन बाबूजी और उनकी पत्नी को स्टेशन पर ले आता है। वे उसे 500 रुपये देने लगते हैं तो मोहन मना कर देता है, पर वह कहते हैं कि यह तो तुम्हारा पारिश्रमिक है, ले लो। तभी भी वह कहता है कि नहीं, मुझे आपसे जो प्यार मिला है वह मेरे माँ बाप के प्यार के समान ही है और पैसे तो मैं औरों से भी कमा ही लेता हूँ। बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे, तब वह आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। अब आगे लेखक मोहन का स्वभाव बताते हुए यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने
जब मोहन को 500 रुपये दिए तभी भी उसने मना किया, बोले इससे मेरा इतना भी पराया न कीजिए मुझे आप। पर सामने लेखक भी उस पर शर्त रखते हैं और कहते हैं कि इतना तो तुम्हें लेना ही होगा। और फिर वे बात करते हैं कि हम दोबारा आएंगे, अगर तुम ये पैसे लोगे तो ही हम तुम्हें बुलाएंगे। इस पर वह उनकी शर्त मान जाता है और पैसे अपनी जेब में रख लेता है। फिर वह कहता है कि आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, तो क्या मैं कभी कभी आपको फ़ोन कर सकता हूँ। यानी यहाँ उसके अंदर का भी अपनापन दिख रहा है। जो माँ बाप का प्यार उसे बाबूजी और उनकी पत्नी में नज़र आया, वह उसी प्यार से उनसे पूछ रहा है, तो क्या मैं कभी कभी आपको फ़ोन कर सकता हूँ। लेखक उससे कहते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। और फिर वह कहता है लेकिन आपका नाम। तब लेखक बताते हैं कि उनका नाम सत्यकेतु है और उनकी पत्नी का नाम है कामना। और जब वह स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। यानी इस वाक्य में लेखक कह रहे हैं कि स्टेशन के अंदर जाते समय तक भी उन्होंने मोहन को देखा और मोहन की आंखों में एक अपनापन सा दिख रहा था। यानी यहाँ लेखक ने एक नवयुवक ऑटो रिक्शा वाले के व्यवहार को बताया है कि ऑटो रिक्शा वाले भी इतने विनम्र और इतने महान भी हो सकते हैं, कि किस प्रकार मोहन ने एक लड़की को इसी दुर्दशा स्थिति से भी बचाया, उसे सम्मानपूर्वक अपने जीवन में स्थान दिया और यात्रियों के साथ भी उसका इतना प्रेमपूर्ण व्यवहार। अब इसके शब्दार्थ और टिप्पणी। यात्रा भीरु यानी यात्रा से डरने वाला। अंट शंट मर्जी में आए ऐसा निरंकुश। आश्वस्ति यानी आश्वासन और तसल्ली। वांछित इच्छा अनुसार। इंतजार प्रतीक्षा। वाट राह। अतिरिक्त उपरांत। छेड़ना उकसाना। खुसट अप्रिय और अधेड़ यानी आधेड़ उम्र का प्रौढ़। हवालात जेल। अहम बात मुख्य बात। प्रीतिकर मन भावन। संवेदना पीड़ा। मसीहा देवदूत। उबारना अर्थात बचाना या बाहर निकालना। मुहावरे पाला पड़ना संबंध जुड़ना। चुप्पी सी छा जाना शांति छा जाना। असमंजस में पड़ जाना द्विधा में पड़ जाना। क्या करूं क्या ना करूं समझ में न आना। निर्वाह होना यानी घर खर्च निकालना और उद्विग्न करना यानी पीड़ा देना। धन्यवाद।